नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर सेवन से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास में चौहान राजवंश पढ़ रहे थे और चौहान राजवंश में हमने दोस्तों पहले सांबर के चौहान, उसके बाद में अजमेर के चौहान और फिर हमने रणथंभौर के चौहान पढ़े। दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो नाडोल के चौहान है। दोस्तों, नाडोल शाखा की स्थापना किसने की, वहाँ कौन से बड़े शासक हुए, उनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो नाडोल शाखा है वहाँ कहाँ से आती है, वहाँ कौन से शासक हुए, तो उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, जो हमने सांबर शाखा पढ़ी थी, सांबर शाखा में दोस्तों हमने जो जो शासक पढ़े थे उनमें दोस्तों एक शासक आया था, वो आया था वाघपति राज प्रथम। और वाघपति राज प्रथम का ही दोस्तों एक पुत्र होता है, वो होता है लक्ष्मण देव। वो लक्ष्मण देव दोस्तों आ जाता है नाडोल। अब तो शुरू करते हैं दोस्तों सांबर शाखा में क्या क्या हुआ। दोस्तों, सांबर शाखा में से एक अजयराज थे। अजयराज जो पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे, ये अजयराज कहाँ आ जाते हैं, ये आ जाते हैं अजमेर। और दोस्तों एक है वाघपति राज, वाघपति राज प्रथम, वाघपतिराज प्रथम। अब वाघपतिराज प्रथम है, इनका दोस्तों एक पुत्र है, वो है लक्ष्मण देव। कौन है? लक्ष्मण देव। यहां से दोस्तों शुरू करते हैं। ये लक्ष्मण देव, ये आते हैं दोस्तों नाडोल, और नाडोल में चौहान वंश की स्थापना करते हैं। नाडोल में चौहान वंश की स्थापना, चौहान वंश। और दोस्तों जो अजय राज है वो पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र हैं, और ये आते हैं अजमेर, और अजमेर आ जाते हैं और अजमेर में चौहान वंश की नींव डालते हैं। तो दोस्तों दोनों शाखाएं पता पड़ गई। अजमेर में चौहान वंश की नींव कौन डालते हैं? ये डालते हैं अजयराज, चौहान वंश। ठीक है दोस्तों, अब अजमेर के चौहानों में से एक शाखा चली जाती है रणथंभौर। तो रणथंभौर चली जाती है, वो भी देख ले, बता देता हूँ दोस्तों रणथंभौर में क्या हुआ। जो रणथंभौर की शाखा है वो संस्थापक कौन है? वो है पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र हैं दोस्तों गोविंदराज। ये गोविंदराज कहाँ चले जाते हैं? ये चले जाते हैं रणथंभौर। ये गोविंदराज, ये कहाँ की शाखा होगी दोस्तों? ये रणथंभौर की शाखा होगी। तो चार शाखाएं दोस्तों एक साथ लिंक हो गई। सांबर, सांबर से दोस्तों नाडोल, ये नाडोल, फिर अजमेर, तीन, और फिर हो गई रणथंभौर। और दोस्तों नाडोल के चौहानों में से एक एक शासक जाएगा, वो जाएगा कीर्तिपाल। कीर्तिपाल, जिसको कीतू चौहान भी कहा जाता है, ये कीर्तिपाल जाएगा। और दोस्तों ये जालोर में चौहान वंश की नींव डालेगा। जालोर में चौहान वंश, चौहान वंश, ये चौहान वंश की नींव जालौर में डल गई। तो दोस्तों कितनी शाखाएं हो गई? एक, एक के बाद में यहाँ दो, फिर तीन, फिर चार जालौर वाली, और ये रणथंभौर वाली पांच। पांच शाखाएं दोस्तों एक साथ लिंक हुई है। अब दोस्तों उसके बाद में कोटा और बूंदी की रहती है, वो बाद में हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। वाघपति राज प्रथम का ही जो पुत्र है वो है लक्ष्मण देव। तो लक्ष्मण देव के बारे में शुरू करते हैं। लक्ष्मण देव, और दोस्तों लक्ष्मण देव और इसी का एक नाम मिलता है, लक्ष्मण देव और इसी का एक नाम मिलता है, वो मिलता है लाखन। अब दोस्तों जो सांबर वाली शाखा है उसमें से सबसे पहले जो निकलती है वो नाडोल वाली शाखा निकलती है। बाद में दोस्तों अजमेर वाली शाखा निकलती है। अजमेर वाली शाखा में दोस्तों हमने देखा था कि 1113 में अजमेर की स्थापना है, और उसी के साथ अजमेर की शाखा की स्थापना है। तो दोस्तों 1113 में ये निकलती है, जबकि ये शाखा है वो दोस्तों 960 ईस्वी में ही निकल जाती है। तो ये कब निकलती है? 960 ईस्वी में। यहाँ से दोस्तों शुरू करते हैं हम कि 960 ईस्वी में दोस्तों जो नाडोल वाली शाखा है उसकी स्थापना होती है, और उसके बाद में बड़े शासक। अब दोस्तों पढ़ना शुरू करते हैं लाखन के या लक्ष्मण देव के बारे में। दोस्तों सबसे पहले ये वाघपति राज का पुत्र है, ये तो हम यहीं देख लेते हैं। अब दोस्तों ये नाडोल में मूल पुरुष है, नाडोल शाखा का मूल पुरुष, नाडोल शाखा का मूल पुरुष, या उसी को क्या कह दिया जाता है दोस्तों? आदि पुरुष। अब दोस्तों हमने देखा था कि सांबर के चौहानों की जो कुल देवी थी वो शाकंभरी माता थी। और दोस्तों जो लक्ष्मण देव है वो शाकंभरी माता के नाम पर दोस्तों उसी का शाकंभरी माता का एक नाम रहता है आशापुरी माता। तो आशापुरी माता क्या बनती है? नाडोल के चौहानों की कुल देवी। और कौन बनाता है? वो लक्ष्मण देव। तो इनकी कुल देवी कौन होगी? वो होगी आशापुरी माता, आशापुरी माता। ये दोस्तों किनकी कुल देवी है? वो नाडोल शाखा के चौहानों की कुल देवी। और दोस्तों ये आशापुरी माता है, इसका जो मंदिर है वो लक्ष्मण देव कहाँ बनवाता है? ये नाडोल में इनका मंदिर बनवाता है। ये दोस्तों जो मूल मंदिर है ये नाडोल में ही है। नाडोल में मंदिर के निर्माण ये कौन करवाता है? ये करवाता है लक्ष्मण देव। तो यहाँ हुआ दोस्तों हमारे लक्ष्मण देव का इतिहास कंप्लीट। अब इसके बाद में कौन कौन से शासक होते हैं? दोस्तों छोटे शासक हैं तो मैं नाम लिख देता हूँ। इनके बाद में एक शोभित नामक शासक होते हैं, और शोभित के बाद में दोस्तों बलराज, बलराज नामक शासक होते हैं। फिर दोस्तों एक होते हैं महेंद्र, महेंद्र नामक शासक होते हैं। फिर दोस्तों बाला प्रसाद, ये भी एक शासक होते हैं नाडोल शाखा के। दोस्तों कोई विशेष योगदान है नहीं, जो योगदान रहेगा वो जो कीर्तिपाल या कीतू चौहान का आएगा वो हम पढ़ेंगे।
फिर बाला प्रसाद आते हैं, फिर दोस्तों आते हैं पृथ्वी प्रसाद। और पृथ्वी प्रसाद के बीच में दोस्तों एक ये बाला प्रसाद। दोस्तों महेंद्र के बाद में एक शासक आएंगे, वो आएंगे अनहिल। तो यहाँ से दोस्तों अनहिल को अलग निकाल लेते हैं। अनहिल, इस अनहिल के काल में दोस्तों एक महत्वपूर्ण घटना मिलती है, और इसके काल में दोस्तों ये घटना मिलती है कि महमूद गजनवी से 1025 में ये युद्ध करता है। 1025 ईस्वी में ये युद्ध करता है। कौन करता है? ये अनहिल। तो अनिल के बारे में, उसके अनिल के बाद में दोस्तों बाला प्रसाद। तो ये लिंक हो गया दोस्तों, अनिल के बाद में बाला प्रसाद है, फिर पृथ्वी प्रसाद। और दोस्तों अब इनके बाद में एक शासक आते हैं अनिल के बाद में, ये आते हैं कलहण। ये कलहण का दोस्तों कुछ योगदान मिलता है, तो वो जानते हैं दोस्तों। कलहण के काल में दोस्तों 1178 ईस्वी की घटना है। और दोस्तों 1178 ईस्वी में एक हमारे मोहम्मद गोरी साहब हैं, वो दोस्तों हमला करेंगे भारत पर गुजरात की तरफ से। और दोस्तों उस समय एक युद्ध होगा जिसे आबू या कायदरान का युद्ध कहते हैं। आबू या कायदरान कायदरान का युद्ध, ये दोस्तों देखना जरूरी है। और ये दोस्तों किसके मध्य हुआ है वो भी देखते हैं। तो ये 1178 में होता है। किन किन के मध्य होता है दोस्तों? ये होता है मोहम्मद गोरी। ये दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ, 1178 का अभियान है गोरी का, तो मोहम्मद गोरी। और दोस्तों शासक कौन है? गुजरात का एक शासक है, वो है मूलराज। परंतु दोस्तों मूलराज लड़ने नहीं आता है, उसका एक सेनापति आता है, वो आता है भीमदेव सेकंड, जो हमने देखा था पहले भी, ये भीमदेव सेकंड। और दोस्तों इसमें हार कौन जाता है? ये मोहम्मद गोरी हार जाता है और पुनः चला जाता है। परंतु बाद में वो लाहौर की तरफ से आक्रमण करेगा। फिर दोस्तों हमने देखा था पृथ्वीराज चौहान से उसके युद्ध होते हैं, तराइन के 2 युद्ध। फिर तराइन के द्वितीय युद्ध में दोस्तों वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। फिर कुछ इतिहासकारों के अलग अलग मत है, वो हमने पढ़ लिए थे। तो दोस्तों यहाँ होता है कि मोहम्मद गोरी का जो युद्ध है आबू कादरिया, तो कलहण का इसमें क्या योगदान हुआ? तो कलहण इसमें मूलराज सेकंड या भीमदेव सेकंड की ओर से युद्ध लड़ता है, युद्ध करता है। किसकी किसके खिलाफ करता है? मोहम्मद गोरी के खिलाफ, ये खिलाफ में युद्ध करता है। तो दोस्तों कलहण के इतिहास में यही योगदान मिलता है। अब दोस्तों इनके बाद एक बड़े शासक होते हैं, वो आते हैं कीर्तिपाल। और कीर्तिपाल का जो योगदान मिलता है वो दोस्तों हम देखते हैं। तो कीर्तिपाल के बारे में शुरू करते हैं। कीर्तिपाल या कीतू चौहान। दोस्तों कीर्तिपाल का योगदान जो है वो दोस्तों मेवाड़ में भी आता है। मेवाड़ की शाखा वागड़ शाखा बनती है, तो कीर्तिपाल की वजह से ही बनती है। तो कीर्तिपाल चौहान या इन्हीं का क्या नाम मिलता है? कीतू चौहान। ठीक है दोस्तों, कीतू चौहान। शुरू करते हैं दोस्तों कीर्तिपाल या कीतू चौहान के बारे में। कहाँ के शासक हैं? तो नाडोल शाखा। शाखा कौन सी है? नाडोल शाखा। होता क्या है दोस्तों? दोस्तों एक बार मैं मेवाड़ की स्थिति बताता हूँ, मेवाड़ में शासक कौन है, उसके बाद में कीर्तिपाल का जो आक्रमण होता है वहाँ क्या क्या हुआ। तो शुरू करते हैं दोस्तों कीर्तिपाल चौहान के बारे में। दोस्तों मेवाड़ में एक शासक हुए सेम सिंह। और सेम सिंह के दोस्तों 2 पुत्र हैं, एक का नाम है सामंत सिंह और एक का नाम है कुमार सिंह। सामंत सिंह। और छोटे पुत्र का नाम है वो है कुमार सिंह। तो दोस्तों ये 2 शासक हुए मेवाड़ में। अब दोस्तों मेवाड़ में जिस समय कीर्तिपाल चौहान आक्रमण करेगा, नाडोल शाखा का जो शासक है कीर्तिपाल चौहान, वो आक्रमण करेगा मेवाड़ पर। अब दोस्तों मेवाड़ की स्थिति बताता हूँ। ये हुआ मेवाड़, यहाँ है एमपी या मालवा का क्षेत्र, ये मालवा का क्षेत्र। अब दोस्तों यहाँ पर है नाडोल, और यहाँ पर एक सेक्टर पड़ता है जालोर। और यहाँ जो है वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये जिसको क्या कहा जाता है? वागड़ क्षेत्र। तो ये क्या है? वागड़। ये है जालोर और ये है दोस्तों मेवाड़। और यहाँ पर क्या है? नाडोल। शासक कौन है नाडोल का? कीर्तिपाल चौहान। अब दोस्तों नाडोल से आक्रमण होता है मेवाड़ पर। दोस्तों मालवा से आक्रमण होता है मेवाड़ पर, और मेवाड़ का चित्तौड़ का क्षेत्र होता है वो मालवा के अधीन हो जाता है। तो यानी मालवा में परमार शासक है दोस्तों, यहाँ परमार है। ये परमार शासक है, वो चित्तौड़गढ़ छीन लेते हैं किनसे? मेवाड़ वालों से, ये चित्तौड़गढ़। और ये घटना जो चित्तौड़गढ़ की है, जिसमें चित्तौड़गढ़ छीना जाता है परमारों द्वारा, तो वो है शक्ति सिंह के काल की। परंतु दोस्तों अभी शासक है सामंत सिंह के काल में नाडोल से आक्रमण होता है कीर्तिपाल चौहान का सामंत सिंह के ऊपर। तो सामंत सिंह वहां से छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? वागड़। और वागड़ में दोस्तों गुहिलों की स्थापना करते हैं। जो हमने वागड़ क्षेत्र का इतिहास पढ़ा था उसमें मैंने बताया भी था दोस्तों कि सामंत सिंह गुहिल
गोइल वंश की स्थापना वागड़ में करते हैं। अब दोस्तों हुआ क्या, जो कीर्तिपाल चौहान नाडोल पे आक्रमण करता है, बाद में दोस्तों वो जालोर चला जाता है और जालोर में शासक रहता है उस समय चालुक्य। चालुक्य शासक रहते हैं। उससे पहले चालुक्य से वैसे यहाँ पहले यहाँ दोस्तों परमार शासक भी रहते हैं। तो कुछ लोग मानते हैं परमारों से छीना कीर्तिपाल ने, कुछ मानते हैं चालुक्यों से। तो चालुक्य का दोस्तों शासन रहता है जालोर पर। तो दोस्तों कीर्तिपाल चौहान मेवाड़ से आक्रमण करने के बाद जालोर चले जाते हैं और जालोर में अधिकार कर लेते हैं और जालोर में दोस्तों स्थापना करते हैं चौहान वंश की। तो चौहान वंश की स्थापना कहाँ हुई है, जालोर में। चौहान वंश की स्थापना कहाँ हो गई है दोस्तों, ये हो गई है जालोर में। अब दोस्तों मेवाड़ में ये जो कुमार सिंह होता है वो दोस्तों सामंत सिंह का भाई है छोटा, वो बाद में यहाँ से कीर्तिपाल जाने के बाद में दोस्तों क्या करता है, यहाँ से पुनः छीन लेता है मेवाड़ को। तो स्थितियां क्या क्या हुई दोस्तों, पहले परमारों का मेवाड़ पर आक्रमण, परमारों का मेवाड़ पर आक्रमण, मेवाड़ पर आक्रमण। और क्या होता है दोस्तों, जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है, वो परमारों के अधीन हो जाता है। बाद में मेवाड़ पर कीर्तिपाल का आक्रमण, ये कीर्तिपाल का आक्रमण हो गया है मेवाड़ पर। उसके बाद में कीर्तिपाल का जालोर पर आक्रमण, कीर्तिपाल का जालोर पर आक्रमण। और जालोर पर आक्रमण करने के बाद में दोस्तों कीर्तिपाल का क्या मिलता है कि जालोर में चौहान वंश की स्थापना। ये दोस्तों चार स्थितियां मिलती है, जालोर में चौहान वंश की स्थापना, चौहान वंश की स्थापना। ये दोस्तों चार स्थितियां हो गई। उसके बीच में एक स्थिति आती है, जब जालोर में ये आक्रमण करता है तो मेवाड़ पर कुमार सिंह का अधिकार, ये कुमार सिंह का अधिकार। तो दोस्तों ये हुई दोस्तों जो स्थितियां हैं वो, और कीर्तिपाल चौहान ने दोस्तों स्थापना कर दी है दोस्तों चौहानों की जालोर में। अब दोस्तों ये स्थापना की कब, तो ये करता है 1181 में। तो यहाँ पे दोस्तों हमें देखना है कि कीर्तिपाल चौहान की जालोर में स्थापना। उससे पहले दोस्तों इनका जो कीर्तिपाल का मेवाड़ पर आक्रमण होता है वो होता है 1179 में। तो दोस्तों ये दो स्थितियां यहाँ और पढ़ लेते हैं कि 1179 में मेवाड़ पर अधिकार, मेवाड़ पर अधिकार, और 1181 में जालोर पर अधिकार। किनका है, किनका इतिहास पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं हम कीर्तिपाल का, जालोर पर अधिकार। और जालोर में चौहान वंश की स्थापना हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर जो चौहान वंश की शाखा जो शासन करती है वो है दोस्तों सोनगरा शाखा, सोनगरा शाखा। तो यहाँ होता है दोस्तों हमारे नाडोल के चौहानों का इतिहास कंप्लीट। दोस्तों आज इतना सही पढ़ेंगे, कल दोस्तों पुनः मिलते हैं जालोर की शाखा को लेके दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर 7 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।